Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 30th of August 2021. तो गाइज आज है तारीख 30 अगस्त 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बाल्टिक सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना और ये भी देख लेना इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ पड़ती हैं। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। नाउ बढ़ते हैं आगे, यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। इस आर्टिकल में चर्चा हो रही है अफगानिस्तान के बारे में। पहले ही बता चुका हूँ, अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री बन चुका है दुनिया भर में जिसके बारे में चर्चा हो रही है पिछले 2 महीने से लगातार। अफगानिस्तान न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर क्या हुआ, 2 दिन पहले अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, हमने टोटली सब कुछ डिस्कस किया था और वहाँ पे 2 बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिले काबुल एयरपोर्ट के बाहर। और उन बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि लगभग 200 लोगों की डेथ हुई है, साथ ही साथ बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं, ठीक है, इस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से। लेकिन यहाँ पर बताया ये भी जाता है, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था इससे पहले यूएसए ने वार्निंग दे दी थी तालिबान को कि यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, तो इसको लेकर एक सिक्योरिटी मेंटेन कर लेना। लेकिन इस बात पे ध्यान इतना दिया नहीं गया और तुरंत ही एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिल गया था। ये चीज़ें हुई थी 2 दिन पहले। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो 1 दिन बाद फिर से जो बाइडन ने यहाँ पर वार्निंग दी कि देखो एक और बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है अगले 24 से 36 घंटे के अंदर। लेकिन अब की बार क्या हुआ, यूएसए ने वार्निंग देने के साथ साथ एक वहाँ पर आप कह सकते हो काबुल में एक्सप्लोसिव लेडन व्हीकल था, उसको भी डिस्ट्रॉय किया है। एक्सप्लोसिव लेडन व्हीकल एक ऐसा व्हीकल था जिसके अंदर एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक वगैरह देखने को मिल रहे थे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पर खुद बताया है कि इन्होंने यहाँ पर उस व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर दिया है एक एयर स्ट्राइक से, जो कि काबुल के अंदर देखने को मिल रहा था। और ये डिस्ट्रॉय किया गया है संडे में, मतलब संडे कल था तो कल ये काम किया गया है, तो आपको इसके बारे में ध्यान देना है। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद अफगानिस्तान के बारे में चर्चा की गई है, क्या एग्जैक्टली चल रहा है आज के टाइम पर। आप सभी लोग को मालूम होगा तालिबान का पूरी तरह से कंट्रोल आ चुका है। उसके बाद आज के टाइम पर लोग वहाँ पर रहना चाहते नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ अपने लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कर रही हैं, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। यूएस के ट्रूप्स वहाँ से लगातार विड्रॉ कर रहे हैं और अभी बताया गया है लगभग 300 अमेरिकन बचे हुए हैं वहाँ पर। यूएस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन जी, यहाँ पर इनके द्वारा कहना है लगभग 300 अमेरिकन अभी भी अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिल रहे हैं और उनको वो भी जल्दी से लीव कर लेंगे। लगभग यहाँ पर लास्ट डेट है इनकी 31 अगस्त तक, तो मतलब कल है 31 अगस्त, ट्यूसडे तक यहाँ पर क्या होगा, ये जो भी यहाँ पर यूएस के ट्रूप्स है उनको विड्रॉ किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जैक्टली होता क्या है, आने वाले टाइम पर ही हम लोग को ये चीज़ें पता चलने वाली हैं। ओके, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक नीचे ही आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पिछले कुछ दिनों पहले ये चर्चा में था, मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया था। तो इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है, ऑयल पाम प्लान इज़ अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। अब इसका मतलब क्या है, आपको मालूम होगा कि हमारी सरकार जो है एक ऑयल पाम प्लान लेकर आ रही थी। वो प्लान क्या था, आपको मालूम होगा कि मैंने एक डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन कवर करी थी, ठीक है। वो मिशन था नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल प्लान, और जो है ये सारे नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाए थे। ये पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग आर्टिकल को पूरी तरह से रिलेट कर पाओ, वरना करंट वाला जो आर्टिकल है इसको पढ़कर समझ में नहीं आएंगी सारी चीज़ें। तो हाल ही में हुआ क्या था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक नया इनिशिएटिव अनाउंस किया था, किस चीज़ का, ऑन पाम ऑयल प्रोडक्शन का। जो पाम ऑयल होता है उसका प्रोडक्शन करेंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि होता क्या है, इस तेल को ना हम लोग दूसरी कंट्री से मंगाते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। तो क्या है,
तो हम लोग वहाँ से जब ये ऑयल मंगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है पैसा भी हमारा जा रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है। इस ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो हम अपनी कंट्री के अंदर खुद करेंगे, इससे जो फार्मर की इनकम है वो भी इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए और यहाँ पर एक स्कीम लेकर आई गई नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम करके। ओके, अब यहाँ पर बोला गया 11,000 करोड़ रुपए लगाएंगे आने वाले 5 साल में, और जो है ये पाम ऑयल का प्रोडक्शन है इसको इंक्रीज करेंगे अपनी कंट्री के अंदर। ये सब कुछ यहाँ पर तय हो गया था अभी कुछ टाइम पहले। ठीक है, अब यहाँ पर यही कोशिश करी जा रही है 2025-26 तक हम लोग पाम ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, इसके ऊपर फोकस किया गया था। इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। हम लोग जो है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर जो डिपेंडेंट है वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ये सब हमने कुछ ना कुछ ये सब देख लिया था। अब एग्जैक्टली पाम ऑयल क्या होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पाम ऑयल आज के टाइम पर दुनिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला वेजिटेबल ऑयल है। उसके बाद यहाँ पर इसका और भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है डिटर्जेंट में, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, बायोफ्यूल्स, इन सभी जगह पर इस पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। और आज के टाइम पर दुनिया भर में जो टॉप कंज्यूमर है पाम ऑयल के वो इंडिया भी है, चाइना भी, यूरोपियन यूनियन भी है। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया जितना ऑयल देखो, इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा, पाम ऑयल का प्रोडक्शन होता है लेकिन बहुत कम होता है, इतना हम खुद कंज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरी कंट्री से भी मंगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, तो ये नेशनल मिशन हम लोगों ने लॉन्च किया था। अब उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर कुछ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना यह है कि जो ये ऑयल पाम प्लान है ना, ये एक डिजास्टर की रेसिपी है। अब आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये डिजास्टर की रेसिपी कैसे है, क्यों अफेक्ट करेगी, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी था। अब आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिंक होता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं या पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने यहाँ पर वार्निंग दी है। इन्होंने बोला जो यूनियन गवर्नमेंट का ये जो प्लान है कि ये लोग पाम ऑयल का जो कल्टीवेशन है इसको प्रमोट कर रहे हैं, खासकर कौन से वाले एरिया के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया था ये जो पाम ऑयल का प्रोडक्शन है ये इन्हीं एरियाज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकली फोकस किया जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। लेकिन बोला जा रहा है यहाँ पे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स के द्वारा ये एक डिजास्ट्रस हो सकता है, ये सोच बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बोला गया, देखो बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली बात यह है क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पर आपको ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलेगी, बहुत सारे लोग, आदिवासी लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जो उनकी ओनरशिप ऑफ ट्राइबल लैंड्स है वो उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ ये जो पाम ऑयल ये क्रॉप है ना, ये एक मोनोकल्चर क्रॉप है। ठीक है, इसको बहुत लंबा समय चाहिए ग्रो होने में, और ये छोटे जो फार्मर्स हैं, छोटे मोटे फार्मर्स हैं, उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। ठीक है, वो यहाँ पर लंबे समय तक एक ही क्रॉप को रखकर अपना यहाँ पे लाइवलीहुड आगे व्यतीत नहीं कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया जो प्रोडक्टिविटी है यहाँ पर पाम ऑयल की, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है ऑयल, जो ऑयल सीड्स हैं उससे, ऐसा हमारी सरकार बोल रही है। लेकिन बहुत सारे जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं उनका यहाँ पे लगातार कहना है इससे काफ़ी हद तक नुकसान होता हुआ आएगा, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। और आपको मालूम होगा ये सब चीज़ें मैंने अभी बता दी हैं कि हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे एक नेशनल मिशन लॉन्च किया था कि उसके अंदर 11,000 करोड़ रुपए लगाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑयल प्रोडक्शन है, पाम ऑयल प्रोडक्शन है, उसको किया जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग वार्निंग भी आ चुकी है, बोला गया है कि काफ़ी हद तक नुकसान होता हुआ नज़र आएगा। और पाम ऑयल का जो ये प्रोडक्शन है ये कहीं ना कहीं फॉरेस्ट कवर को भी यहाँ पे खतरा पहुँचाएगा, प्लस जो हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय करता हुआ नजर आएगा। एक तरीके से फॉरेस्ट में अगर पहुँचेंगे, फॉरेस्ट में इसको थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा, तो इससे क्या होगा, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय होती हुई नज़र आएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर वापस से सोचने को एक बार बोला है कि देखो ये जो प्लान है, आप लोग अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए लेकर आ रहे हो या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए यहाँ पर लेकर आ रहे हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक तरीके से कंसर्न वाली बात रहेगी। आपको इसको बारे में रीथिंक करना पड़ेगा, दोबारा से सोचना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद एक अगला आर्टिकल भी इसी पेज पर, वो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। चर्चा हो रही है नीति बैट्स फॉर टैक्स ब्रेक्स टू अचीव मोनेटाइजेशन गोल। अब यहाँ पर इस आर्टिकल को भी आपको थोड़ा सा पास से लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग अगर पिछला लिंक नहीं करोगे तो फिर आर्टिकल समझ में नहीं आएगा। अब जैसे हमने यहाँ पर ये मिशन प्लान अच्छे से लिंक किया तब हमें समझ में आया, अब यहाँ पर इसको भी हम समझेंगे। तो हाल ही में क्या हुआ, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक तरीके से मतलब एक प्रोग्राम अनाउंस किया है। वो क्या है, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान। ठीक है, आपको मालूम होगा NMP के बारे में। नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जो करंट आर्टिकल है। तो ये GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो न्यूज़ में क्यों होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में इस मोनेटाइजेशन प्लान को लॉन्च किया था, और यहाँ पे सरकार का गोल यह है कि आने वाले 4 साल के अंदर 6 लाख करोड़ रुपए कमाने हैं। अब इसके पीछे का फोकस क्या है, कैसे कमाएंगे, तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आज के टाइम पर जो इंडिया है, तो हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी एसेट्स हैं जो कि गवर्नमेंट की हैं। ठीक है, बहुत सारी एसेट्स गवर्नमेंट की हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर हाईवेज़ हो गए,
रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन प्लान। मतलब क्या होगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये जो मोनेटाइजेशन बोला गया है, मोनेटाइजेशन मतलब पैसा बनाना, डीमोनेटाइजेशन पैसा खत्म करना। डीमोनेटाइजेशन का आपने पहले ही मतलब देखा होगा कि जब ये 1500 के नोट खत्म करे गए थे तो पैसे को खत्म कर दिया गया था, लेकिन मोनेटाइजेशन यहाँ पर पैसे को गेन किया जा रहा है। अब पैसे को कैसे गेन कर रही है, तो ये जो सरकारी एसेट है, जो सरकारी जगह है, इसको क्या कर दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया जाएगा। ध्यान से सुनना, प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा, लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए, मान लो 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, जो भी यहाँ पे एग्रीमेंट होगा उतने टाइम के लिए प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा और एग्जांपल लेकर समझेंगे। मान लो कोई हाईवे है, अब यहाँ पर इस हाईवे को एक तरीके से सरकार चाहती है हम लोग एक प्राइवेट कंपनी को सौंप देते हैं। अब यहाँ पर सरकार ने डिसाइड कर लिया 10 साल तक यहाँ पर हम लोग एक प्राइवेट कंपनी है XYZ, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 साल के लिए ये हाईवे दे रहे हैं। और यहाँ पर ये जो प्राइवेट सेक्टर है ये भी तय हो गया कि चलो सही है, 10 साल के लिए हम ले रहे हैं। सरकार ने बोला यहाँ पर लाओ दे दो 50,000 करोड़ रुपए, और जो है एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, और ये हाईवे 10 साल के लिए रख लो। 10 साल बाद ये वापस से किसका हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा। तो ओनरशिप किसकी है, ओनरशिप हमेशा ही जो भी यहाँ पर एसेट रहेगा उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। कुछ समय के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो वो प्राइवेट वाला इस्तेमाल करेगा इसका। तो क्या हुआ, यहाँ पे 50,000 करोड़ रुपए सरकार के पास आ भी गए, और आने वाले 10 साल के लिए वो रोड प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई, और यहाँ पर सरकार ने पैसे कमा लिए। 10 साल बाद वो रोड भी वापस से किसके पास आ जाएगी, गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। तो ये है प्लान नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना यह है कि इससे प्राइवेट सेक्टर को क्या फ़ायदा होगा। प्राइवेट सेक्टर अब यहाँ पर जो ये हाईवेज़ हैं यहाँ से पैसा जनरेट कर सकता है, जैसे कि टोल का पैसा हो गया वो कमा सकता है, प्लस यहाँ पर और डेवलपमेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बार मैंने यही एग्जांपल दिया क्योंकि एग्जांपल बिल्कुल सही है समझने के लिए। जैसे उस हाईवे के आसपास मॉल्स बना दिए, रेस्टोरेंट्स बना दिए, तो यहाँ के थ्रू भी जो इनकम है वो जनरेट कर सकता है प्राइवेट सेक्टर। तो ये चीज़ें हैं, ये हमारा नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान है, पाइपलाइन है सॉरी, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि जो ये हमारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, इसको अगर सक्सेस पे और ज़्यादा आगे बढ़ाना है, इसको और ज़्यादा ग्रो करना है, तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स ब्रेक करना पड़ेगा। इनकम टैक्स के अंदर काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन देने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इधर की साइड। तो ये है मुद्दा। अब यहाँ पे मतलब छोटा सा स्टेटमेंट था, लेकिन इस छोटे से स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको बैकग्राउंड डेफिनेटली कवर करना ही था। तो यहाँ पे आप देख पाओगे बोला गया, जो भी इन्वेस्टर है, एक्सपेंशन ऑफ इन्वेस्टर बेस, स्केल ऑफ मोनेटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये एक की इंपरेटिव है। मतलब क्या है, अगर आप लोग इन्वेस्टर का बेस काफ़ी हद तक इंक्रीज करोगे, कैसे इंक्रीज करोगे, जो इनकम टैक्स वगैरह है उसके अंदर आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, थोड़ा रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, टैक्स एफिशिएंट रखना पड़ेगा, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली मैकेनिज्म होना चाहिए। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो प्लान है थोड़ा सा ग्रो होता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला कि जो भी ये इन्वेट्स हैं, इन्वेट्स मतलब जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, जो भी यहाँ पर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, इन लोगों को इंक्लूड किया जाएगा इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के अंदर, ताकि जो है आप कह सको कि इनको और कंफर्ट मिल जाए, जो इन्वेस्टर्स है उनको और कंफर्ट मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो देखेंगे आने वाले टाइम पर कैसे ये ग्रो होता है। बाकी मैंने आपको चीज़ें बताई दी हैं। बाकी नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के बारे में चर्चा हो रही है। आने वाले टाइम पर सरकार का 4 साल के अंदर गोल है कि 6 लाख करोड़ रुपये कमाना है। वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर को बेचेंगे कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद वापस से ले लेंगे। तो यही फोकस रखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो गवर्नमेंट है हमारी, गवर्नमेंट प्लान ये कर रही है कि वो यूज़ करे इन्वेट को और रीट को। इन्वेट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ यहाँ पर जो रीट है वो है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो सरकार यहाँ पर यही फोकस करी है। उसका प्लान यह है कि इन दोनों का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो पब्लिक एसेट नहीं, गवर्नमेंट का एसेट है उसको मोनेटाइज किया जा सके। जैसे हाईवे, गैस पाइपलाइन हो गई, रेलवे ट्रैक, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन लाइन, तो इन सबको, इन चीज़ों के थ्रू यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इन चीज़ों को मोनेटाइज किया जा रहा है। तो आपको इसके बारे में छोटा सा आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। यहाँ पे बात हो रही है प्रेसिडेंट प्रेज एट अयोध्या टेम्पल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमारे प्रेसिडेंट ने प्रे करी, प्रार्थना करी अयोध्या मंदिर में। अब यहाँ पर बोला गया, प्रेसिडेंट के द्वारा बहुत सारे स्टेटमेंट भी दिए गए, जैसे कि इन्होंने बोला कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू इमेजिन अयोध्या विदाउट लॉर्ड राम, ऐसा करके स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि ये सब कुछ संडे में देखने को मिला, और यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट जो हैं रामनाथ कोविंद जी, ये गए थे कुछ यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, कल्चरल प्रोजेक्ट्स, उसको अनाउंस करने, उसको लॉन्च करने, उसके साथ यहाँ पर ये पूजा देखने को मिली है।
क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर ये क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो अयोध्या टेम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो आज के टाइम पर जो अयोध्या टेम्पल कंस्ट्रक्ट है वो कौन से मतलब फॉर्म में कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो हमें इसको समझेंगे। बट उससे पहले अयोध्या टेम्पल ये आपका जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अयोध्या टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है, वो है नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का। तो ये नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर क्या होता है आपको ये समझना होगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप लोग अपना आर्ट एंड कल्चर जो भी नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जब टेम्पल वाला पोर्शन पढ़ोगे तो एक नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का पूरा एक सेपरेट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे अलग से। तो ये क्या है, नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ये नॉर्दर्न इंडिया के अंदर यानी नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। इस स्टाइल में मतलब ये जो टेम्पल है ना वो नागरा स्टाइल के अंदर बनते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ ये नागरा स्टाइल वाले टेम्पल कैसे होते हैं, इसके रिगार्डिंग पहले बहुत क्वेश्चन बनाए। इनफैक्ट यहाँ पर यूपीएससी ने गर्भगृह को लेकर क्वेश्चन पूछा था। गर्भगृह नागरा स्टाइल का ही पार्ट है, वो क्या है आगे हम लोग देखने वाले हैं। जो ये टेम्पल है ना ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक अप्रेस प्लेटफॉर्म पर, जो छोटा सा थोड़ा सा प्लेटफॉर्म ऊंचा बनाकर, ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाने के बाद क्या होता है उस टेम्पल को बनाया जाता है। ये मैं आपको पिक्चर में भी सब कुछ क्लियर करूंगा, पहले मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, उस अप्रेस प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं, जगती। ओके, फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि यहाँ पर गर्भगृह होता है इस टेम्पल के अंदर। गर्भगृह क्या होता है वो भी मैं अभी आपको पिक्चर में दिखाऊंगा। उसके बाद इस टेम्पल में शिखर होती है, जैसे शिखर ऊपर की साइड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टेम्पल के अंदर उस इस प्रकार का जो नागर स्टाइल के टेम्पल होते हैं इस प्रकार के यहाँ पर शिखर देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर फिर गर्भगृह होता है। गर्भगृह ये सारी चीज़ें क्या होती हैं मैं अभी पिक्चर के थ्रू क्लियर करूँगा, थोड़ा सा वेट करो। अभी हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस प्रकार का यहाँ पर ये टेम्पल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये टेम्पल स्ट्रक्चर होगा ये एक नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको ये अप्रेस प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, यानी ऊंचा सा ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उसके ऊपर पूरा मंदिर है। अभी जो प्लेटफॉर्म है इसको क्या बोलते हैं, जगती। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब जैसे ही आप लोग अंदर घुसोगे मंदिर से, में यहाँ पर हम लोगों ने एंटर किया, थोड़े से दूर चले आगे, उसके बाद आपको ये वाले हॉल्स देखने को मिल जाएंगे बड़े बड़े। ये बड़े बड़े हॉल्स है जहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं, आरती वगैरह करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मंडप। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, एक ये जगती हो गया प्लेटफॉर्म, और ये जो पूरा का पूरा एरिया हो गया ये आपको छोटे छोटे 3 बड़े बड़े हॉल देखने को मिल जाएंगे, छोटे बड़े। यहाँ पर ये है मंडप। ओके, उसके बाद गर्भगृह क्या है, तो गर्भगृह को समझने से पहले आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझना होगा। इसमें आप लोग देख पाओगे सबसे ऊपर क्या है, कलश। ठीक है, सबसे ऊपर छोटा सा जो है कलश आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं शिखर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शिखर। अब उसके बाद यहाँ पर इस जो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या होगा, एकदम जो अंदर है उसको हम लोग बोलते हैं गर्भगृह। गर्भगृह सबसे मेन जगह होती है जहाँ पर प्रिंसिपल डीटी बैठे होते हैं, जो देवता जिनके नाम पर टेम्पल है, या फिर जो मेन देवता होते हैं, या फिर मेन देवी देवता जो भी होते हैं वो यहाँ पर गर्भगृह के अंदर बैठते हैं। तो आपको ध्यान रखना उनका जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो गर्भगृह के अंदर बनाया जाता है। यहाँ से आप घुसे तो टेम्पल में सबसे अंदर सबसे पहले एंट्री होती है। आपको ध्यान होगा कोई भी आप सभी लोग गए होंगे मंदिर के अंदर, तो आपने देखा होगा जो सबसे पहले यहाँ पर सबसे अंदर जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर कोई भी डीटी बैठे होंगे, हमारे देवता बैठे होंगे, ठीक है, वो गर्भगृह के अंदर बैठे हैं। तो आपको कहना है यहाँ पर देखना यह है कि ये गर्भगृह वाला पोर्शन है। ओके, उसके बाद जो यहाँ पर ये वाला पाथ है ऐसे गोल गोल घूमने का, वो प्रदक्षिणा पाथ होता है। ठीक है, जहाँ पर गोल गोल घूमा जाता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये होता है नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। कुछ इसी प्रकार का यहाँ पर ये अयोध्या का टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। उसके बाद अब क्या है, ये जो गर्भगृह होता है मैंने आपको बताया ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये अंडर द टॉलेस्ट टावर, जो सबसे बड़ा ऊंचा टावर होता है उसके अंदर लोकेटेड होता है, मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने गर्भगृह देख लिया। उसका मंडप क्या होता है, एक बहुत बड़ा हॉल होता है, एक एंट्रेंस होता है टेंपल का, उसका शिखर होता है, शिखर भी हम लोगों ने अभी देखा मैप में। और आया एक चीज़ हमने वहाँ पर मिस करी है, वो है वाहन। ठीक है, वाहन भी होता है। वाहन क्या होता है, जो हमारे मेन देवता बैठे होते हैं उनके बराबर में उनका जो भी वाहन होता है। ठीक है, जो भी आप कह सकते हो बहुत सारे देवता हैं जिनका मतलब अलग अलग वाहन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उनका जो वाहन है वो भी रखा हुआ होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगले आर्टिकल में चर्चा हो रही है इंडिया रशिया टू एक्सपेंड सेंट्रल एशिया टाइज, ऐसा यहाँ पर एनवॉय के द्वारा एक स्टेटमेंट है। तो इंडिया और रशिया के बीच में एक्सपेक्टेशन यह है कि दोनों के बीच में जो बायलैटरल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है वो हो। एक तरीके से बहुत सारे एग्रीमेंट्स दोनों के बीच में हैं ही, साथ ही साथ दोनों के जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। नेवी टू नेवी कोऑपरेशन की बात करें तो वो भी आपको उसके ऊपर भी वर्क करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आज के टाइम पर डिफेंस कोऑपरेशन में हम लोग रशिया से बहुत सारे इक्विपमेंट्स को परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, और भी बहुत सारे डिफेंस सिस्टम हम लोगों ने रशिया से परचेज करे हैं। ठीक है,
आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि देखो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, और इंडिया और रशिया दोनों मिलकर आज के टाइम पर ऐसे वर्क कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पर हो सकता है कि जो भी चीज़ें बेची जाएं उसमें यहाँ पर रशिया और इंडिया दोनों मिलकर काम करें, खासकर डिफेंस सेक्टर के अंदर, ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अफगानिस्तान के बारे में चर्चा होने लगी कि अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस काफ़ी क्रिएट हो चुके हैं, और अफगानिस्तान के अंदर जो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं इसको लेकर भी इंडिया और जो रशिया है ये दोनों मिलकर आपस में काम कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया और रशिया ने अभी आपस में मिलकर हाल ही में बातचीत भी करी थी कि किस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर शांति को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज मिलकर हर चीज़ के ऊपर फोकस करती हुई नजर आएंगे, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर मैंने कुछ और चीज़ें ऐड कर रखी हैं, वो यह है क्योंकि हमने देखा था इंडिया और रशिया के जो डिफेंस कॉपरेशन है ये आज के टाइम पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है, जो कि यहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। तो मैंने कुछ यहाँ पर चीज़ें ऐड कर दी हैं। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें दोनों कंट्री के बीच में एक तरीके से जो ये पार्टनरशिप है डिफेंस को लेकर काफ़ी अच्छी है। रेगुलरली मीटिंग्स देखने को मिलती हैं, दोनों कंट्रीज़ के बीच में रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हम लोग परचेज भी मतलब हम लोगों ने किया है रशिया से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो 2008 के अंदर एक हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी को सेटअप किया गया था डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के साथ। उसके बाद और भी ऐसे यहाँ पे कमेटी को सेटअप किया गया, और एक टाइम ऐसा था जहाँ पर इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है वो काफ़ी हद तक ख़राब हुए थे, लेकिन आज के टाइम का करंट सिनेरियो की बात करें तो दोनों के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट ये आज के टाइम पर जो सबसे इंपॉर्टेंट डील है इंडिया और रशिया की वो है S-400 की। ठीक है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को आर्टिकल से बताया था। S-400 का यहाँ पर जो डिफेंस सिस्टम वाला डील है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया को काफ़ी खतरा है क्योंकि हमने ये जो S-400 सिस्टम है ये हमने रशिया से खरीदा है, अमेरिका से नहीं खरीदा। अमेरिका यहाँ पर हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया कि अमेरिका जो यहाँ पर काटसा वाले सैंक्शंस का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये चीज़ें बोली जा रही हैं। उसके बाद जो इंडिया का आज के टाइम पर सप्लायर बेस है वो बढ़ चुका है, इजराइल के साथ, यूएस के साथ, फ्रांस के साथ, रशिया के साथ भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ इंडिया ने अभी प्रपोजल एक अप्रूव किया है कि हम लोग MiG-29 Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को भी हम लोग एक्वायर करेंगे। ठीक है, और भी हम लोगों ने यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स को परचेज करने का वो रख रखा है। और यहाँ पर खास बात यह है कि हम लोग आज के टाइम पर कैसे डील कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। हम लोग इस प्रकार की डील कर रहे हैं, मान लो कोई 4 हेलीकॉप्टर हम खरीद रहे हैं, ठीक है, रशिया से। अब 4 हेलीकॉप्टर में से हम लोगों ने डायरेक्टली रशिया से 2 हेलीकॉप्टर परचेज कर लिए, प्लस जो 2 हेलीकॉप्टर बचे कुछ हैं उसको हम लोग इंडिया और रशिया दोनों मिलकर साथ में बना रहे हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आज के टाइम पर इंपोर्ट से लेकर जॉइंट प्रोडक्शन तक दोनों कंट्रीज पहुंच चुकी हैं। तो आप समझ सकते हो रिलेशंस कहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, दोनों कंट्रीज मिलकर जॉइंटली प्रोडक्शन कर रही हैं। तो हो सकता है यहाँ पर आने वाले टाइम पर इस प्रकार से प्रोडक्शन करें कि दूसरी कंट्रीज को भी दोनों कंट्रीज मिलकर ही प्रोडक्शन करके बेचें। इससे यहाँ पर दोनों कंट्रीज को ही यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया भी काफ़ी कुछ जनरेट करता हुआ नजर आएगा। तो इसके बारे में यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है और इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये आर्टिकल आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो ऊपर वाला आर्टिकल था ये आपका जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। उससे पहले जो हमने पेज नंबर 1 पे डिस्कस किया था पाम ऑयल वाला आर्टिकल, वो आपका इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद इधर हमने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वाला डिस्कस किया था पेज नंबर 1 पे, वो भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। अफगानिस्तान के बारे में हमने चर्चा करी थी, वो आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये यहाँ पर आप लोग अपने सिलेबस से रिलेट करते हुए चला करो। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। चर्चा हो रही है यूएस जो है यहाँ पर फोकस करेगा चाइना के ऊपर अब से, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो इंडिया यूएस का जो ट्रेड है इसको लेकर चर्चा हो रही है, और यहाँ पर बहुत कुछ बोला गया है। जो इंडो यूएस ट्रेड बॉडी चीफ हैं जिनका नाम है मुकेश अघी, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इनके द्वारा इन्होंने क्या बोला डायरेक्टली, इंडिया को ज़रूरत है लगभग $100 बिलियन की हर साल एक इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, इतनी यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और अगर यहाँ पर इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जनरेट करनी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो इतना तो यहाँ पर करना पड़ेगा। और इसके लिए यहाँ पर कम्युनिकेट करना पड़ेगा दूसरे कंट्रीज़ के साथ, मतलब दुनिया भर के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बिजनेसेस को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इंडिया यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर कम फोकस कर रहा है, ऊपर से सेल्फ रिलायंसी के ऊपर आज के टाइम पर फोकस कर रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सेल्फ रिलायंसी एक बहुत अच्छा स्टेप भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। बिजनेसेस को दूसरी कंट्रीज़ के साथ ओपन करना पड़ेगा। आज के टाइम पर जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, काफ़ी चर्चा हो रही है। वैसे भी अफगानिस्तान के अंदर से जो भी ट्रूप्स है उनको एक तरीके से अभी विड्रॉ किया गया है, आपको मालूम होगा। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। देन उसके बाद
अब विड्रॉ करने के बाद यहाँ पर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं चाइना के ऊपर, और यहाँ पर इंडिया को इससे एक तरीके से आप कह सकते हो कि बेनिफिट होता हुआ नज़र आएगा। और यूएस का जो इन्वेस्टमेंट है डेफिनेटली यहाँ पे बोला गया है, आप कह सकते हो कि इनके द्वारा जब ये बोला गया कि दूसरी कंट्री का जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भारत के लिए, तो भारत को अपने बिजनेसेस को ओपन करना पड़ेगा, थोड़ा सा ओपन के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा अगर इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो। देन उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है, इंडिया कुड बेनिफिट फ्रॉम यूएस इन्वेस्टमेंट दैट इज़ लीविंग चाइना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सेकेंड, आज पता नहीं क्यों वीडियो थोड़ा सा स्टक होने लगा कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम बाद ये हुआ है। तो क्या हो रहा है ना कि आज के टाइम पर कि यूएस का जो इन्वेस्टमेंट है वो आज के टाइम पर चाइना को लीव कर रहा है, प्लस इंडिया के अंदर अट्रैक्ट होता हुआ नज़र आएगा अगर हमारी जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, यानी कि ज़्यादा जो पॉलिसी मेकिंग है तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगी। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है। जो इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है उसको आगे बढ़िया करा जा सकता है, लेकिन आज के टाइम पर इतना अच्छा उसके ऊपर फोकस देखने को मिलेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन बताई गई हैं, जैसे कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था तो इंडिया ने यहाँ पर फोकस एक ही चीज़ के ऊपर किया कि जो उनका इंडिया का जीएसपी स्टेटस है इसको रिस्टोर किया जा सके, जिसको कैंसिल किया गया था 2019 के अंदर। तो यहाँ पर इससे क्या होगा, आप कह सकते हो फ़ायदा होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो अभी तक ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन क्या हो रहा है, इनके द्वारा बोला गया कि इंडिया इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है रादर दैन अपने ट्रेड के ऊपर। तो यहाँ पर ट्रेड के ऊपर ज़्यादातर फोकस करना पड़ेगा हम लोगों को। बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ ये सारे स्टेटमेंट देखने को मिल जाएंगे जो ये इंडिया यूएस के ट्रेड बॉडी चीफ हैं मुकेश आगी, इनके द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ ये बोली है, देखो वापस से जो चीज़ यहाँ पर मैंने बताई थी अभी पिक्चर के अंदर वो रिपीटेडली यहाँ पर बताई गई है कि इंडिया को अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो उसके लिए अपने बिजनेसेस को थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन को हम लोग को थोड़ा सा आगे लेकर चलना पड़ेगा। आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो हम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी इंडिया की जो पार्टनरशिप है उसमें यहाँ पर अमेरिका के साथ काफ़ी कुछ डिस्कस करना होगा, जैसे कि हमारी टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, क्लाइमेट चेंज को कैसे काउंटर किया जा सकता है, या कोविड-19 वैक्सीनेशन पार्टनरशिप हो गया। तो इसके अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो हमें यहाँ पर अपना डिस्कशन करना होगा बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ, ऐसा यहाँ पर बोला गया। देन उसके बाद यूएस आज के टाइम पर अपनी अफगानिस्तान के अंदर जितने भी विड्रॉ है पूरी तरह से वो विड्रॉ कंप्लीट कर रहा है। ट्यूसडे तक यह विड्रॉ पूरी तरह से हो जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर ज़्यादा तो आप कह नहीं सकते इंपॉर्टेंट है, बस खाली यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर पढ़कर इसको सिर्फ और सिर्फ हटा देना है, जो कि आप लोगों को बस खाली एक छोटा सा आइडिया मतलब आइडिया को मेंटेन करने में यहाँ पर काम आ सकता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, तो पेज नंबर 10 पे कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो कि हमारे एग्जाम से रिलेट होता वो। नाउ आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर वर्ल्ड सेक्शन का आता है, जो बाइडन ऑनर्स यूएस ट्रूप्स किल्ड इन काबुल। अब यहाँ पर क्या, देखो आपको मालूम होगा कि मैंने जैसा अभी पेज नंबर 1 पे बताया था, अफगानिस्तान के अंदर अभी 2 दिन पहले एक अटैक हुआ था, 2 बॉम्ब अटैक देखने को मिले और उन बॉम्ब अटैक में बहुत सारे लोगों की जान गई। अब जब बहुत सारे लोगों की जान गई थी, लगभग 200 लोगों के आसपास की जान गई है, ऐसा रिपोर्ट बताती हैं। और उसके अंदर लगभग मतलब काफ़ी सारे जो थे वो यूएस के ट्रूप्स भी थे, मतलब यूएस के जवान भी थे जिनकी मतलब वहाँ पर डेथ हुई है, एक तरीके से वही मारे गए हैं काबुल के अंदर। तो जो बाइडन ने उनको ऑनर किया है, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, लगभग बोला जा रहा है 13 यूएस ट्रूप्स हैं जो कि मारे गए इस सुसाइड अटैक के अंदर। ठीक है, ये जो कहाँ पर हुआ था, काबुल एयरपोर्ट के बाहर यहाँ पर यह अटैक देखने को मिला था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो भी पिक्चर के अंदर बताया जा रहा है, ये जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है, फर्स्ट लेडी जिल बाइडन है, ठीक है, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, ये सब यहाँ पर अपने जितने भी एक तरीके से सोल्जर्स थे, यूएस के ट्रूप्स थे, उनको ऑनर करने आए जिनकी भी डेथ हुई है, ओके, जिनको भी मारा गया है। तो उसके बारे में यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है। उसके बाद आएंगे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल यहाँ पर आता है ये वाला, काफ़ी यहाँ पर एक लाइन जो है वो काफ़ी अच्छी है, वो ये है 55% जो इंडिया का ट्रेड है ना वो साउथ चाइना सी के थ्रू देखने को मिलता है, मलक्का स्ट्रेट के थ्रू देखने को मिलता है। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कहाँ पर एग्जैक्टली, बट उससे पहले हम लोग कवर करते हैं कुछ चीज़ों को। कुछ चीज़ यहाँ पर 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि जो चाइना टू रिक्वायर फॉरेन वेसल्स टू रिपोर्ट इन टेरिटोरियल वाटर्स, यहाँ पे चाइना ने कुछ चीज़ें बोली हैं। चाइना ने यहाँ पर क्या बोला है एग्जैक्टली कि आप लोग देख पाओगे। इन्होंने चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने संडे में बोला कि इन लोगों को एक तरीके से रिक्वायरमेंट है वेसल्स के, ठीक है, जो भी यहाँ पर वेसल्स साउथ चाइना सी से निकलेगा उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो रिपोर्ट करी जानी चाहिए चाइना को। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या एग्जैक्टली रिपोर्ट करने को बोला है वो भी एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे अभी दिख नहीं रही है, मैं भी आपको एक सेकेंड दिखाता हूँ उसको भी, वो कहाँ है।
यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना जो है प्लान कर रहा है कि ये कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस हैं जो यहाँ पे लागू करे जाएंगे और वेडनेसडे से। उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पर कि देखो जो भी न्यूक्लियर वेसल्स होंगे, जो भी शिप्स होंगे, जहाज़ होंगे, अगर कोई वो रेडियो एक्टिव मटेरियल को कैरी कर रहा है या फिर कुछ ऐसे शिप होगा जहाँ पे बल्क ऑयल देखने को मिल रहा है, केमिकल्स हैं, लिक्विफाइड गैस है या फिर कोई अदर जहरीली हार्मफुल गैसेस देखने को मिल रही हैं, अगर वो यहाँ पर कोई भी जहाज़ ये सारी चीज़ें कैरी कर रहा है तो यहाँ पर ज़रूरत है कि वो चीज़ें रिपोर्ट करी जाएँ, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए चाइनीज़ टेरिटोरियल वाटर्स को। तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पर एक तरीके से इन चीज़ों को लेकर एक रिपोर्ट यहाँ पर चाइना मांग रहा है। उसके बाद आप देख पाओगे जैसे मैंने बताया कि इंडिया का भी काफ़ी हद तक ट्रेड होता है, लगभग 55% जो ट्रेड है इंडिया का वो यहाँ पर साउथ चाइना सी के थ्रू देखने को मिलेगा, मलक्का स्ट्रेट के थ्रू देखने को मिलेगा और उसी के थ्रू हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और ये बताई गई है वो ये है कि लगभग 5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का जो ये ट्रेड है, व्यापार है, वो यहाँ पर साउथ चाइना सी के थ्रू पास होता हुआ नज़र आता है। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे साउथ चाइना सी एग्जैक्टली कहाँ पर है। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, साथ ही साथ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साउथ चाइना सी की लोकेशन कहाँ पर है, तो साउथ चाइना सी एक तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा चाइना के साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर, ठीक है। मतलब चाइना का जो सदर्न साइड है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, इसी वजह से इसको साउथ चाइना सी भी बोला गया है। और इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारी और कंट्रीज़ इसके आसपास पड़ती हैं, लेकिन इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है और यहाँ पे चाइना डायरेक्टली बोलता है कि ये जो पूरा का पूरा सी है, पूरा समुद्र है, वो मेरा ही है। ये सी कनेक्टेड है ताइवान स्ट्रेट से, उसके बाद ये सी कनेक्टेड है लुजोन स्ट्रेट से। आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, तो ये मैप में आपको ऊपर चाइना देखने को मिलेगा। अब चाइना से नीचे आपको साउथ साइड में, नीचे की साइड सदर्न साइड होता है, तो यहाँ पे साउथ चाइना सी देखने को मिल जाएगा। या आपको कुछ रेड डॉटेड एरियाज़ देखने को मिल रहे होंगे। रेड डॉटेड एरियाज़ कहाँ से कहाँ तक, जहाँ पे ये मैं लाइन बना रहा हूँ, ये हैं कुछ एरियाज़। ये साउथ चाइना सी है, इस पूरे सी को क्लेम करता है चाइना। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ और भी पड़ेंगी, फिलीपींस है, इधर वियतनाम है, ठीक है, इनका भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हो रोल रहेगा। लेकिन क्या होता है, चाइना कहता है ये पूरा का पूरा सी मेरा ही है और इस सी के थ्रू काफ़ी हद तक ट्रेड पास होता है, व्यापार होता है दुनिया भर के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है। और जैसा हमने बताया ये सी कनेक्टेड है ताइवान स्ट्रेट से, जो कि अभी हमने देखा था ताइवान स्ट्रेट ये वाला है, ठीक है, ताइवान के बराबर में है। उसके बाद दूसरा लुजोन स्ट्रेट से, लुजोन स्ट्रेट यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो 2 स्ट्रेट से ये साउथ चाइना सी कनेक्टेड देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो कि इसके आसपास पड़ती हैं, तो वो चाइना हो गया, दूसरा यहाँ पर ताइवान देखने को मिलेगा, फिलीपींस है, उसके बाद मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम, ये सारी कंट्रीज़ के आसपास देखने को मिल जाती हैं। ओके, उसका इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि दुनिया भर के अंदर कनेक्टिविटी इस साउथ चाइना सी की आपको देखने को मिल जाएगी। और बहुत ज़्यादा विवाद भी रहता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो अलग अलग आइलैंड्स को क्लेम करती हैं। जैसे कि पार्सल आइलैंड है, उसको क्लेम किया जाता है चाइना के द्वारा, ताइवान के द्वारा, वियतनाम के द्वारा। स्प्राइटली आइलैंड से उसको क्लेम किया जाता है चाइना के द्वारा, ताइवान के द्वारा, ठीक है। तो इनके आपस के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है। इनफैक्ट यहाँ पर मैंने जैसा बताया, चाइना कहता है यहाँ पर ये किसी का भी पार्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा सी ही मेरा है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है और लगभग आप कह सकते हो इस साल तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आया है, इजराइल और फिलिस्तीन वाला कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या है, इजराइल ने स्ट्राइक कर दिया है गाज़ा के ऊपर, जो गाज़ा पट्टी वाला एरिया है, इजराइल ने उसके ऊपर स्ट्राइक किया है एक बलून अटैक के बाद। देखो हुआ क्या था, पहले क्या हुआ, गाज़ा पट्टी से, यहाँ मान लो ये गाज़ा पट्टी है और इधर आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये 2 कंट्रीज़ देखने को मिल रही हैं। अभी क्या है ना, गाज़ा पट्टी पे हमास का कंट्रोल है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंसिनरी बैलून्स छोड़ते हैं। इंसिनरी बैलून्स क्या होते हैं, इनके अंदर बॉम्ब होते हैं, इन बैलून्स के अंदर, और 1-1.5 घंटे बाद जब ये बैलून्स उड़ते उड़ते फूट जाते हैं तो वो बॉम्ब कहीं पर भी गिर के वो बॉम्ब फट जाता है। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये यहाँ पर जैसे मैंने बताया गाज़ा पट्टी और इधर इजराइल है। गाज़ा पट्टी से पीछे मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी से हवा डायरेक्ट इधर की चलती है और आप कह सकते हो ये पूरा का पूरा इजराइल है। तो यहाँ पे बॉम्ब को छोड़ दिया जाता है। अब बॉम्ब उड़ता 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 यहाँ पे 1-1.5 घंटे तक उड़ेगा, उसके बाद फट जाएगा और वो बॉम्ब जो है उस बैलून के अंदर, सॉरी जो बैलून है, बैलून उड़ता रहेगा और फट जाएगा। फिर उसके बाद बैलून के अंदर जो बॉम्ब है वो नीचे गिरेगा और वो भी ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये अटैक किया गया था गाज़ा के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर इजराइल के द्वारा भी स्ट्राइक कर दी गई हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है कि इजराइल ने भी यहाँ पर स्ट्राइक करी हैं जब गाज़ा ने ये बलून अटैक किया। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। नाउ बढ़ते हैं एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को।
तो आई होप आपको आर्टिकल क्लियर हो गया होगा, ये वाला आर्टिकल भी क्लियर हो गया है। यहाँ पे अगर चाइनीज़ टेरिटोरियल वाटर में जा रहा है कोई फॉरेन वेसल, तो उसको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है कि वो एक रिपोर्ट दे, ठीक है, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दे, क्या है उस वेसल के अंदर क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर यह आर्टिकल हमने अभी डिस्कस किया। यह आर्टिकल भी आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये भी आईआर ऑब्वियस ही बात है, पेज ही वर्ल्ड सेक्शन है तो दुनिया भर के रिलेटेड आर्टिकल है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल पर। आज बेसिकली 4 एडिटोरियल हैं डिस्कस करने के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद यह है दूसरा आर्टिकल जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद यह है तीसरा आर्टिकल, आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यानी आर्टिकल ऑफ द डे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है। और उसके बाद आज का लास्ट एडिटोरियल है ये वाला, ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टिकल होने वाला है, कस्टडी वायलेंस को लेकर चर्चा करी जा रही है। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहले देखो इस वाले आर्टिकल में क्या चर्चा हो रही है। यहाँ पर मैंने कल डिस्कस किया था, आपको मालूम है कल संडे में एक आर्टिकल आया था कि जो हिमालय वाला रीजन है, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत सारे रीजन ऐसे जहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगाने की बात की जाती है लेकिन वहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगा नहीं पाते। उत्तराखंड सरकार ने भी यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स लगाने की बात की गई इनके द्वारा, लेकिन बोला गया ये जो प्रोजेक्ट्स लगाएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत बहुत ज़्यादा है। ये प्रोजेक्ट्स लगाना बहुत ज़्यादा रिस्की है। वहाँ पर रिस्की क्यों है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिला हिमालयन रीजन के अंदर अगर आप लोग कोई प्रोजेक्ट लगाते हो बहुत ज़्यादा रिस्की है। कल हमने बिल्कुल डिस्कस किया था, यहाँ पे मैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको टू द पॉइंट बातें बता रहा हूँ। अगर आप लोग हिमालयन रीजन में कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो वो रिस्की क्यों है, सबसे पहला यहाँ पर रीज़न है क्लाइमेट चेंज। आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, गर्मी है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी यहाँ पर बर्फ़ है वो पिघल रही है, बर्फ़ पिघल कर क्या होती है, नीचे की साइड बहती है। तो दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम, नीचे की साइड बहेगी तो लैंडस्लाइड वाली दिक्कत देखने को मिल जाएगी, या अवलांच देखने को मिल जाएगा, क्लाउड आउटबर्स्ट देखने को मिल जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने को मिलेंगी। तो क्लाइमेट चेंज एक वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लम है। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी निकल कर आ जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। कल हमने इसको टू द पॉइंट डिस्कस किया था, यहाँ पर भी वही सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा घुमा फिरा के बोला गया है। आप लोगों के पास PDF आएगा, आप लोग पढ़ ही सकते हो कि यहाँ कंस्ट्रक्शन है, वहाँ कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये दिया गया है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको मालूम होगा चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी फरवरी में एक तरीके से अवलांच आया था, एक तरीके से जो बर्फीला तूफान आया था, ये देखने को मिला था, और इसने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, 2 पावर प्रोजेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि ऊपर से ये एक तरीके से बर्फ़ बहती हुई आ रही है काफ़ी तेज़ी से, ऊपर से बर्फीला तूफान आ रहा है, तो भाई सब कुछ नीचे बहले जाएगा, चाहे कोई भी रास्ते में प्रोजेक्ट हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो उन सबको यहाँ पर ढहले जाएगा साथ में। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। उसके साथ मतलब लोगों की जान को और नुकसान होगा, तो लगभग 200 लोगों की जान भी गई और 2 प्रोजेक्ट भी बर्बाद हुए। तो ये इसी वजह से रिस्की देखने को मिल जाता है, क्योंकि इनके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है क्लाइमेट चेंज। जब तक आप क्लाइमेट चेंज को नहीं सुधारोगे तब तक यहाँ पर ऐसे ही सबसे बड़े डिस्ट्रक्शन देखने को मिलते रहेंगे। अब आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो पहले वाले एडिटोरियल में इतना कुछ भी नहीं था डिस्कस करने लायक, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, याद रहा हमें, अब वो याद रखेंगे भी डेफिनेटली, समझने की बात है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। सेकेंड एडिटोरियल में चर्चा हो रही है रेप एंड इनसेंसिटिविटी को लेकर। आज के टाइम पर वुमेन सिक्योरिटी को आप कह सकते हो कि यहाँ पर सही से रखा नहीं गया है, क्योंकि मतलब जो इस आर्टिकल में काफ़ी सारे 3-4 रेप केस के बारे में बात हो रही है। रेप केस देखने को इतना कुछ हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस, इतने लॉज, इतने कानून होने के बाद भी लगातार ऐसे रेप हम लोग को देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट एक डेटा ये बताता है हर 20 मिनट में एक रेप होता हुआ नजर आता है। तो ये सिचुएशन आज के टाइम पर हमारी कंट्री के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है हमारी कंट्री में। लेकिन यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीखनी है इस आर्टिकल के रिगार्डिंग, जो कि आप लोगों को सब कुछ टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। तो इस आर्टिकल को मैं अलग तरीके से डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि बहुत ज़बरदस्त है। वीमेन सेफ्टी एंड इंडिया करके यहाँ पर इस टॉपिक से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। GS पेपर 1 प्लस GS पेपर 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। क्राइम अगेंस्ट अ वुमेन, ठीक है, तो NCRB का डेटा क्या बोलता है, ये डेटा इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। तो क्राइम, अगर जो वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है, ये लगातार बढ़ा है। 2018-19 के अंदर भी इंक्रीज़ हुआ है, ऐसा यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं। जो ज़्यादातर केसेस हैं यहाँ पर वो एक तरीके से IPC के अंदर रजिस्टर्ड है। आप कह सकते हो कहीं पर वुमेन को असॉल्ट किया जा रहा है, मॉडेस्टी के केस है, कहीं किडनैप किया जा रहा है, कहीं रेप हो रहा है, तो ऐसे क्राइम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर हस्बैंड के द्वारा क्रुएल्टी दिखाई जा रही है, तो ऐसे क्राइम देखने को मिलते हैं। और आप कह सकते हो कि यही सारे जो क्राइम है इनकी वजह से जो वुमेन है काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पर दिक्कत में देखने को मिलेंगी।
यूपी रिपोर्ट करता है हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम, यानी कि जो वुमेन के रिगार्डिंग वुमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम हो रहे हैं सबसे ज़्यादा होता है यूपी के अंदर। यहाँ पे डेटा बताता है 59,853 केसेस रिकॉर्ड करे गए हैं। उसके बाद राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ सभी पर भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम देखने को मिलता है, ऐसा बोला गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये क्राइम होता क्या है। ये देखो, ये जो वायलेंस है वुमेन के अगेंस्ट में, ये आप डायरेक्टली इस्तेमाल करोगे तो इसका तो मतलब ऐसा कोई उठ नहीं रहा है, हाँ समझ गए हिंसा हो रही है, कुछ ना कुछ अगेंस्ट हो रहा है, क्राइम मतलब अपराध हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट में। लेकिन क्या है, आपको समझाना पड़ेगा ये वायलेंस मतलब किस टाइप का हो रहा है। तो बहुत सारे टाइप्स के वायलेंस होते हैं। एक होता है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा हो रही है, मतलब घर के अंदर ही, फैमिली रिलेशनशिप के अंदर ही यहाँ पर वुमेन को काफ़ी हद तक परेशानी हो रही है। ठीक है, और आप कह सकते हो फैमिली के मेम्बर, जो रिलेशनशिप है उसके अंदर ही यहाँ पर अब्यूज़ किया जा रहा है वुमेन को, या फिर उनके प्रति यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस दिखाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे घर के अंदर ही जो ये वॉयलेंस होता है। और आपको मालूम होगा कोविड-19 के टाइम पर जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के अंदर ये डोमेस्टिक वायलेंस यही वाला है जो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुआ था। ये फिजिकल भी हो सकता है, ठीक है, मारपीट भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकता है, काफ़ी कुछ सुनाया जा सकता है, ठीक है, वुमेन को ऐसा कुछ देखने को मिलता है, वर्बल भी हो सकता है, इकोनॉमिक, सेक्शुअल एब्यूज़ तक ये हो सकता है। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर आज के टाइम पर हमारे सोसाइटी में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। उसके बाद देखो, ये तो हमने बात करी डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा किलिंग्स देखने को मिलती है, मतलब वुमेन्स को मार दिया जाता है। अब यहाँ पे मार दिया जाता है या फिर वुमेन सुसाइड कर लेती हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाता है जब यहाँ पे काफ़ी प्रेशर में आती हैं। तो सबसे पहले किलिंग्स में ये चीज़ आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने सुना भी होगा कि यहाँ पे क्या होता क्या है, मतलब कोई भी जैसा कहे कि लड़की को चाहता नहीं है, लड़का चाहता है, ठीक है, जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं चाहता कि हाँ उसकी लड़की पैदा हो, लड़का पैदा हो। अगर लड़की पैदा होती है तो बहुत जगह पर ऐसा होता है उसको मार दिया जाता है, लेकिन लड़का पैदा होता है तो काफ़ी हद तक यहाँ पर ये खुश रहते हैं। सब सोचते हैं यहाँ पर एक इंसेंटिव है, आने वाले टाइम पर जो है ये पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करेगा, मतलब बुढ़ापे का सहारा है लड़का, ऐसी ये सारी चीज़ें बोली जाती है। और उसी के अपोजिट में अगर हम बात करें तो लड़की को बोला जाता है ये एक हमारे ऊपर बोझ सी पड़ गई है, ठीक है, इसकी शादी करनी है, ये करना है, हमेशा खर्चा ही है, तो एक बोझ सा पड़ गया है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, इसकी वजह से भी यहाँ पर मार दिया जाता है। तो ये ऐसी यहाँ पर सबसे पहली बात ये सिचुएशन देखने को मिल जाती है। उसके बाद डाउरी डेथ देखने को मिल जाता है, मतलब कि वेमेन को हर जगह परेशानियाँ हो रही हैं। एक तो ये किलिंग्स आप कह सकते हो कि पैदा होते ही इतना कुछ सुनने को मिलना, देन उसके बाद यहाँ पर डाउरी डेथ। यहाँ पे क्या होता है कि शादी वगैरह करवाई, शादी में क्या हो रहा है आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि लोग मांग वगैरह करते हैं, दहेज मांग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर शादी के बाद आप कह सकते हो जो हस्बैंड है वो काफ़ी हद तक परेशान कर रहा है दहेज के लिए, तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी हद तक उसको टॉर्चर कर रहा है या फिर मार पीट रहा है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर क्या होता है ये डाउरी डेथ देखने को मिल जाती है। फिर उन सब चीज़ों की वजह से उसका मर्डर कर देता है वेमेन का, या फिर जो है वो वीमेन सुसाइड कर लेती है परेशान होकर। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। उसके बाद आप कह सकते हो रेप एक मोस्ट कॉमन क्राइम है इंडिया के अंदर, रेप सबसे ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। तीसरे जो टाइप का यहाँ पर वायलेंस है वो है सेक्सुअल अब्यूज़, मोलेस्टेशन और रेप, ठीक है। तो यहाँ पर वेमेन जो है काफ़ी हद तक पीड़ित हैं इन सब चीज़ों से भी। अगर हम लोग बात करें, एक डेटा बताता है एनसीआरबी का कि एक वेमेन का रेप हो रहा है हर 20 मिनट में भारत के अंदर। तो ये मतलब क्या सिचुएशन है, सच में सोच के क्या लगता है कि हर 20 मिनट के अंदर एक वेमेन का रेप होता हुआ नजर आएगा भारत के अंदर, ये बताया गया। उसके बाद मैरिटल क्राइम्स भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पर मैरिटल रेप आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडिया के अंदर मैरिटल रेप को क्रिमिनल ऑफेंस माना ही नहीं है, सबसे बड़ी गलती। यहाँ पर इंडिया जो है ऐसी 50 कंट्री, वन ऑफ द 50 कंट्रीज़ के अंदर में आता है जिन्होंने यहाँ पर मैरिटल रेप को लेकर कोई ऐसा लॉज वगैरह यहाँ पर रिगार्डिंग बनाए ही नहीं है कि शादी के बाद यहाँ पर ज़बरदस्ती की जा रही वेमेन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जाता है भाई अब शादी हो चुकी है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं मैरिटल रेप को भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न देखने को मिलेगा वेमेन के रिगार्डिंग जो वायलेंस हो रहा है इसमें। उसके बाद फोर्स मैरिज देखने को मिलेगा, गर्ल्स को ज़बरदस्ती यहाँ पर फोर्स करके उनकी शादी करवा दी जाती है, फिर उसके बाद वो सफ़र कर रही होती हैं। आज के टाइम पर आपने देखा होगा चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा हो रही है। चाइल्ड मैरिज यहाँ पर शुरुआत में तो शादी कर देते हैं, यहाँ पर इतनी बच्चे को समझ है नहीं, फिर उसके बाद वही बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको यहाँ पर आप कह सकते हो जब आपने मतलब छोटे बचपन में शादी कर दी है तो उसको मैरिज की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह चीज़ें पता नहीं है। फिर आने वाले टाइम पर जैसे आगे पढ़ते हैं दबाव इतना पड़ता रहता है कि वो वीमेन भी कहीं ना कहीं सुसाइड करती हुई नजर आती है। फिर उसके बाद हैरेसमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। हैरेसमेंट के अलावा ट्रैफिकिंग देखने को मिल जाती है, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, गर्ल्स और वेमेन को ज़बरदस्ती यहाँ पर इधर से उधर किया जाता है, ठीक है, हेरा फेरी भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद ऑनलाइन एब्यूज़ हो रहा है, इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा खतरे में है वेमेन, ठीक है। अगर हम लोग बात करें वेमेन बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, इनके रिगार्डिंग ऑनलाइन रेप थ्रेट आते हैं,
ठीक है, रेप की धमकी आ रही है, ऑनलाइन हैरेसमेंट आ रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, ठीक है, ये ट्रोलिंग करी जा रही है वुमेन की, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, मतलब हर जगह पर वुमेन को आपको दिक्कत देखने को मिलेंगी, चाहे वो वर्क प्लेस पर हो, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो कहीं पर हो, कहीं पर भी एक तरीके से प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है। उसके बाद जो वर्क प्लेस है वहाँ पर भी हैरेसमेंट देखने को मिल जाता है, और आप कह सकते हो कि वहाँ पर भी अनवांटेड टचेस, यहाँ भी कि ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, डिमांड करी जाती है सेक्स की, या फिर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से जो वेमेन है वो काफ़ी हद तक परेशान रहती हैं। और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट आई हैं जहाँ पर वर्क प्लेस के अंदर वेमेन को हैरेस किया गया है और वेमेन काफ़ी हद तक परेशान रही हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या क्या लॉज है हमारे पास जो कि इन सब चीज़ों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये सब कुछ अपने पास रखना है। अगर आप जहाँ पे नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे इसको ज़रूर स्टिक डाउन करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लॉज हैं जो कि एक तरीके से जो ये वायलेंस हो रहा है इसको रोकते हैं। जैसे कि एक लॉ है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, यानी अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप कह सकते हो जो भी प्रावधान है वो इस एक्ट के अंदर में है। उसके बाद डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है हमारे पास, ठीक है, जो एक तरीके से दहेज वगैरह मांगा जाता है उसके खिलाफ यहाँ पर कहाँ पे आप केस दर्ज कर सकते हो वो इसके अंदर। उसके बाद इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस हो गया, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट हो गया। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत सारे एक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव चला रखे हैं वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वुमेन्स की सेफ्टी के लिए सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए हैं। वो कौन कौन से इनिशिएटिव हैं? एक है निर्भया फंड, ठीक है, ये एक तरीके से वुमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पैसा दिया जाता है। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर स्कीम है जो कि यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है वुमेन को जो कि वायलेंस से अफेक्टेड है प्राइवेट और पब्लिक स्पेसेस के अंदर। उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि और भी बहुत कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ट्रैफिकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल वायलेंस, यहाँ जो ऑफेंस है इसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है, सरकार काम करती है कि ट्रैफिकिंग को रोका जा सके ज़्यादा से ज़्यादा, उसका सरकार का मेन काम है इन्वेस्टिगेशन किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा, और वुमेन को एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके। तो यहाँ पर ये हमारी गवर्नमेंट का पूरी तरह से फोकस रहता है, तो आपको इसके बारे में ध्यान देना है। यहाँ पर ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इस आर्टिकल में इतना कुछ नहीं है जितना कुछ यहाँ पे आप लोगों ने आज सीख लिया है, और ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे चर्चा हो रही है अफगान थिएटर के बारे में। अफगान थिएटर एंड जजिंग इंडियाज़ रिस्पॉन्स। यहाँ पे देखो ऑथर का कहना यह है कि जो ये एम्बेसी है काबुल के अंदर वो हमने बंद कर दी है, हम लोग अपने सारे स्टाफ को वहाँ से अफगानिस्तान से बुला रहे हैं। क्या ये बिल्कुल सही है? क्या ये डिसीजन सही है? क्या इससे हमारी ये फॉरेन पॉलिसी मेंटेन रहेगी? तो इसके ऊपर फोकस किया गया है, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट ने अपने स्टाफ को वहाँ से निकाला, जो एम्बेसी अपनी वहाँ पे बंद करी, अपने सारे स्टाफ जो है हमारे भारत सरकार ने काबुल से बुला लिए हैं, अपने लोगों को इवैक्यूएट कर लिया है। इससे क्या हो रहा है, आज के टाइम पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ये गलत किया है, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सही क्या है। अब यहाँ पे गलत क्यों क्या है, सही क्यों क्या है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग ने वहाँ बोला देखो गलत क्या है, क्योंकि आज के टाइम पर चाइना, रशिया, ईरान, इन सब ने अपने मिशन को मेंटेन कर रखा है वहाँ पर, और इंडिया वहाँ से एक तरीके से लोगों को लेकर निकल रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पर ऐसा यहाँ पे बहुत सारे लोगों के द्वारा देखने को मिलेगा। उसके बाद अमेरिका को भी यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया गया कि अमेरिका ने बहुत जल्दी मचा दी है अपने आप को वहाँ से निकालने की, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अमेरिका के द्वारा अगर ऐसा ना किया गया होता तो आज के टाइम पर अफगानिस्तान में ये सारी सिचुएशन ना क्रिएट हो रही होती, ये भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आज के टाइम पर इंडिया कहाँ स्टैंड करता है उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो देखो इंडिया को लेकर अगर हम बात करें तो तालिबान के साथ कोई इतने मेजर रिलेशंस नहीं है, साथ ही साथ और यहाँ पर बोला जा रहा है जो इंडिया है यहाँ पर कोई एक तरीके से मेजर प्लेयर नहीं है वो अफगानिस्तान के अंदर। सबसे बड़ी बात यहाँ पे बोला कोई बड़ा प्लेयर नहीं है अफगानिस्तान के अंदर, जैसे अमेरिका और भी कंट्रीज़ का देखने को मिल जाएगा जो रोल है अफगानिस्तान में, ऐसा कोई इतना बड़ा रोल देखने को मिलेगा नहीं। और आज के टाइम पर यूएस ने तो देखो बहुत कुछ मतलब बिगाड़ा भी है, ऐसा देखने को मिला है। उसके बाद अशरफ गनी, यहाँ पे अशरफ गनी की भी चर्चा हुई है जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। जैसे तालिबान का कंट्रोल हुआ अशरफ गनी यहाँ से भाग गए और बहुत सारा पैसा लेकर भागे हैं, ऐसे यहाँ पे बोला गया। अब यहाँ पे कहाँ गए हैं ये अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, यूएसए, लेकिन अभी भी देखो क्लियर नहीं है। देखो पहले बताया गया यूएसए, ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो काफ़ी हद तक पैसा लेकर यहाँ पर ये भागे हैं। उसके बाद यूएई के अंदर बताया गया था कि यूएई के अंदर है, ठीक है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। उसके बाद आज के टाइम पर बोला ये जा रहा है
कि देखो जो सरकार है हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, इसको भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है क्योंकि इसने तालिबान के साथ इंगेज नहीं किया। तालिबान के साथ हम लोग को बातचीत करनी चाहिए थी, हम लोग बातचीत करके एक सोल्यूशन ले सकते थे और साथ ही साथ जो भी हमारे लोग हैं, स्टाफ मेंबर्स, उनको वहीं पर रहने दे सकते थे, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर दूसरा पहलू भी रखा गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आज के टाइम पर बोला गया कि तालिबान के ऊपर विश्वास किया जा सकता है क्या? भाई ये एक टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप है। हालांकि चाइना, रशिया, ईरान की बात अलग है, इन लोगों का कहीं ना कहीं रिलेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा तालिबान के साथ। इंडिया जो है इतना बड़ा रोल नहीं है इंडिया का अफगानिस्तान के अंदर, तो तालिबान की वजह हम लोग विश्वास कर सकते हैं। तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप है। साल 2001 से लेकर इसने लगभग 2,500 अमेरिकन मिलिट्री को मारा है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया, क्या हम लोग तालिबान के ऊपर विश्वास कर सकते थे कि वो हमारी सेफ्टी को इंश्योर करेगा और हमारी जो एम्बेसी है एक तरीके से उसको हम लोग ना क्लोज़ करें, और हम लोग कैसे यहाँ पर तालिबान के शब्दों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बार बार स्टेटमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी एक तरफ फोकस है कि हम लोगों को करना चाहिए था, दूसरी तरफ फोकस ये भी है कि हम लोगों को यहाँ पर विश्वास एक तरीके से नहीं मतलब कि सही नहीं भी था बातचीत करना। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई। उसके बाद बहुत सारे और ग्रुप्स हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान के अंदर आज के टाइम पर ये तालिबान के अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि भारत के लिए थ्रेट पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बताए गए लश्कर ए तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, और आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला इस्लामिक स्टेट इन खोरासन हो गया। तो यहाँ पर ये सारे ग्रुप्स हैं जो कि आज के टाइम पर भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया। और 26 अगस्त में भी देखा हमने, एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था जहाँ पर लगभग 13 अमेरिकन मिलिट्री मारे गए और भी बहुत सारे लोगों की जान गई है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। वही सारी चीज़ें जो कि आप लोगों को मालूम है, उन्हीं के बारे में यहाँ पे सब चर्चा हो रही है। बोला गया है कि आज के टाइम पर देखो, एट दी लास्ट यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि देखो एम्बेसी को क्लोज़ करना यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई क्वेश्चनेबल इतना डिसीजन नहीं है। और अगर यहाँ पर क्या है कि आज के टाइम पर हम लोग इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्वाड को, तो अगर आप लोग एक क्वाड को इंपॉर्टेंस देते हो, क्वाड मतलब 4 कंट्री का ग्रुप है जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान देखने को मिल जाएगा, तो एक ये क्वेश्चनेबल डिसीजन भी देखने को मिलेगा कि आप क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन उठ सकते हैं इतने। लेकिन हालांकि यहाँ पर बोला गया है कि जो एम्बेसी वगैरह को क्लोज़ किया गया है, बंद किया गया है, इसके रिगार्डिंग कोई इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं उठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर इतने बुरे सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं कि लोगों को बंद कर करके भागना ही पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग इतने क्वेश्चन भी, इतने प्रश्न भी नहीं बन सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे बोला गया। फिलहाल यहाँ पर फोकस ये रहने वाला है कि देखो एक तरफ यहाँ पे दोनों पहलू रखे गए, क्या हम लोग फोकस कर सकते थे एक तरीके से, क्या अपने रिलेशंस को मेंटेन कर सकते थे, क्या अपने स्टाफ को हम वहाँ पर रख सकते थे या स्टाफ को नहीं रख सकते थे। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग बताना। क्या हम लोग को वहाँ पे अपने जो एम्बेसी है उसको बंद नहीं करना चाहिए था, क्या हम लोग वहाँ पे अपने स्टाफ को वहाँ पे रहने देना चाहिए था अभी तक? ये आप लोगों के नज़र में कहाँ तक देखता हूँ मैं, आप कहाँ तक सोचते हो, उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे आता है अगला आर्टिकल, चर्चा करता है टुवर्ड्स अ मोर ह्यूमन पुलिस फोर्स। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। आज के टाइम पर एक स्टेटमेंट दिया गया था जिनके बारे में बताया गया, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एन वी रमन साहब, इनके द्वारा हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जो कस्टोडियल वायलेंस है ये एक सबसे बड़ा खतरा है ह्यूमन राइट्स का, ठीक है। हमने डिस्कस किया था बहुत ज़्यादा डिटेल, मैंने डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में पढ़ाया था। कस्टोडियल वायलेंस एक बहुत बड़ा खतरा है ह्यूमन राइट्स को लेकर, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नोट्स के फॉर्म में, जैसे हम लोग अपने एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल के अंदर कुछ चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। कस्टोडियल वायलेंस एक बिगेस्ट थ्रेट है टू द ह्यूमन राइट्स, ये बार बार यहाँ पर स्टेटमेंट देखने को मिला है। आर्टिकल जीएस पेपर 1 प्लस जीएस पेपर 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यहाँ पर ये सब स्टेटमेंट दिया गया था, वो सब मैंने आपको बता दिया। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि जो आज के टाइम पर कस्टोडियल टॉर्चर है, वायलेंस है, या फिर इतना अत्याचार हो रहा है पुलिस का, ये सबसे बड़ा खतरा है ह्यूमन राइट्स को लेकर। इनफैक्ट यहाँ पर इतनी बुरी तरह से कस्टोडियल वायलेंस देखने को मिलता है, मतलब एक व्यक्ति को कस्टडी में ले लिया गया, फिर उसके बाद इतनी हिंसा हुई, इतना उसे मारा गया, इतना यहाँ पर टॉर्चर किया गया कि उस व्यक्ति की डेथ हो जा रही है, ऐसी चीज़ भी देखने को मिली है। एनसीआरबी का एक डेटा है, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो साल 2001 से लेकर साल 2018 के बीच में लगभग 26 पुलिस वालों को कॉन्विक्ट किया गया है कस्टोडियल वायलेंस को लेकर, ठीक है। इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि हाँ इन्होंने कस्टोडियल वायलेंस किया है। हालांकि यहाँ पर डेथ तो बहुत सारी हुई हैं, तो ये पुलिस वाले का मतलब कि ये पुलिस वाले से 26 से ज़्यादा ही पुलिस वाले होंगे जिन्होंने यहाँ पर एक कस्टोडियल वायलेंस ज़्यादा किया है। और यहाँ पे बोला गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के अंदर ज़्यादातर आपको एक कस्टोडियल वायलेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पुलिस वाले सबसे ज़्यादा कस्टडी वायलेंस करते हुए नज़र आते हैं। कस्टोडियल वायलेंस के अलावा बहुत सारे जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे केसेस हम लोगों ने देखे हैं। क्वेश्चन ये है इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। कस्टोडियल वायलेंस के पीछे के रीजंस क्या हैं? सबसे पहला रीज़न है लेंथी जुडिशियल प्रोसेस। ये लंबा चौड़ा हमारा एक तरीके से जुडिशियल प्रोसेस हम लोग को देखने को मिल जाता है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, कोर्ट में बहुत लंबा समय लग जाता है।
ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, कस्टडी के अंदर ये एक तरीके से ये वॉयलेंस वगैरह क्रिएट होता हुआ नज़र आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन, यानी कि हमारा जो एक तरीके से कोई इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं जो कि कस्टोडियल वॉयलेंस को क्रिमिनलाइज करे। तो आज के टाइम पर ऐसी कोई हमारे पास लॉस वगैरह नहीं है जो कि अगर मान लो कोई पुलिस वाले ने कस्टोडियल वॉयलेंस देखा तो उस पुलिस वाले को यहाँ पर एक तरीके से कोई सज़ा मिले, या फिर ये कस्टोडियल वॉयलेंस को एज अ क्रिमिनल एज अ क्रिमिनल क्राइम हम लोग देखते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इस चीज़ के ऊपर फोकस भी करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टोडियल वॉयलेंस एक तरीके से क्राइम हो रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो भी हमारे पास लेजिस्लेशंस वगैरह हैं वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल चैलेंज भी है, जो हमारा पूरा का पूरा जेल वाला सिस्टम है, जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है आज के टाइम पर, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा बहुत सारे केसेस पड़े हैं, ओवर क्राउडिंग वाली सिचुएशन है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, पुअर कंडीशन देखने को मिल जाएगी, ओवर क्राउड देखने को मिल जाएगा, मैन पावर की शॉर्टेज है, लोग बहुत कम हैं, ठीक है, एक तरीके से बहुत सेफ्टी जो है ना बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रही है। तो ये सारे रीजंस है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से कस्टडी वायलेंस काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होता हुआ नजर आएगा। केसेस बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं आज के टाइम पर, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको अरेस्ट किया गया है, अंडर ट्रायल अरेस्ट किया गया है, जिनकी रिगार्डिंग अभी कोई ऐसा मतलब कि आगे केस बढ़ाया ही नहीं गया है, अंडर ट्रायल है वो सब, उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम पर हम लोग को देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें बताई गई हैं कि आज के टाइम पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जो भी हैं उसका हम लोग सही से फॉलो वगैरह कर नहीं रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो इंडिया है उसने साइन कर रखा है यूएन नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को, 1997 में ये एक तरीके से साइन किया गया था, जहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक तरीके से बोला यह गया था कि कंट्रीज़ के अंदर टॉर्चर ना देखा जाए, लेकिन फिर भी आज के टाइम पर ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हो कि साइन तो कर लिया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना, रेटिफाई करना अभी भी रह गया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। उसके बाद आज के टाइम पर हमारे संविधान में क्या लीगल प्रोविजंस हैं इस कस्टडी वायलेंस को लेकर, तो आपको ध्यान रखना है। टॉर्चर से जो प्रोटेक्शन है ये हमें प्रोवाइड है, ये देखो प्रोटेक्शन फ्रॉम अ टॉर्चर ये हमारा फंडामेंटल राइट है। कोई भी अगर हमें टॉर्चर कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग हम लोग अगर अपने तरीके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास खुद का एक फंडामेंटल राइट है। वो किसके अंदर है, आर्टिकल 21 है हमारे पास। आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ, तो आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसका सेक्शन 41 हो गया, ठीक है, इसको अमेंड किया गया था साल 2009 में। इसके अंदर बहुत सारे और सेफ गार्ड्स ऐड किए गए, जैसे 41A, 41B, 41C, 41D, ये सब ऐड किए गए, जो कि कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है लोगों को। उनके पास फंडामेंटल राइट है कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि उनको टॉर्चर ना किया जाए, क्योंकि आज के टाइम पर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अरेस्ट जो भी यहाँ पे किया जा रहा है उसको एक तरीके से ट्रांसपेरेंटली चीज़ें सब कुछ यहाँ पे पता चले, फैमिली वालों को पता हो सब कुछ यहाँ पर डिटेल में, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। एक तरीके से जिसको भी अरेस्ट किया गया है उसके रिगार्डिंग एक लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उसको एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए एक लीगल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो कस्टोडियल वायलेंस को लेकर चर्चा हो रही है, और यहाँ पर एनसीआरबी का डेटा वगैरह बताया गया है, वो सब डेटा मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जैसे इसके पीछे का रीजंस क्या है, ये सारी चीज़ें वो सब मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा ना। वो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। आज वीडियो काफ़ी हद तक स्टक हुआ है बीच में, तो मुझे लगता है आपको परेशानी हुई हो, लेकिन कोई बात नहीं, कल से यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो स्टक हो ही ना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।